आज हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राघव पाठक जी। एक ऐसे चिकित्सक जिनके द्वारा लगातार होम्योपैथी को लेकर के अपने नए नए अनुसंधान ये करते हैं और लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनके पूज्य पिताजी, स्वर्गीय पिताजी आदरणीय कंछेदी लाल पाठक जी, जो कि स्वयं बहुत अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक थे और लगातार उन्होंने कई वर्षों तक खजुराहो और राजनगर में अपनी सेवाएं प्रदान की। उसी परंपरा को आगे ले जाने का काम डॉक्टर राघव पाठक जी कर रहे हैं। हालांकि ये चिकित्सक के साथ साथ बहुत अच्छे जाने माने योगा भी क्लासेस भी चलाते हैं और योगा का भी लाभ न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के कई देशों में जाकर के इन्होंने अपनी योग क्रियाओं के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ के टिप्स प्रदान किए हैं। तो आज ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि एक लंबे समय बाद हम उनसे मिल पा रहे हैं। डॉक्टर राघव पाठक जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, हार्दिक आभार राजू भैया। लंबे समय बाद कहाँ, लंबा समय हो गया काफ़ी। ऑन कैमरा। जी बिल्कुल ऑन कैमरा। राजीव भाई साहब का यही रहता है, ऑन कैमरा जो चीज़ हो सो ऑन कैमरा हो। आपसे मुलाकात भी है तो ऑन कैमरा होनी चाहिए। लंबा अंतराल हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। राजीव भाई साहब 2-3 बार लगभग बीच बीच में प्रयास किए कि बैठें, तो व्यस्तता इतनी रही कि नहीं आ पाए। दिनचर्या ऐसा है कि आपके आशीर्वाद से, आप लोगों की सब दुआओं से, स्नेह से कि आज पिताजी के सपनों को आकार दे पा रहे हैं, तो व्यस्तता रहती है। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन इस व्यस्तता को आपने अत्यधिक विस्तार दे दिया मुझे लगता है जी, क्योंकि पिताजी का जो एक अपना केंद्र बिंदु था वो खजुराहो और राजनगर। जी, शायद आपकी व्यस्तता का कारण ये भी हो सकता है कि खजुराहो के अलावा भी आप अन्य जगहों पर जाकर के जी, योग के माध्यम से तो आप दुनिया में जाते हैं, लेकिन आप चिकित्सा के माध्यम से भी। डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर, भैया मैं बोलता हूँ इसको कि डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर मतलब डॉक्टर पाठक का समग्र उपचार। तो यहाँ डॉक्टर पाठक मैं बार बार जब भी कभी इंटरव्यू में आता हूँ तो डॉक्टर पाठक मतलब पिताजी को लोग जानते थे खजुराहो में डॉक्टर पाठक। तो डॉक्टर पाठक डॉक्टर कंछेदी लाल जी पाठक, उनका समग्र उपचार। उनका समग्र उपचार का मतलब यही था कि कभी उन्होंने बीमारी का उपचार नहीं किया। बीमार जो व्यक्ति है उसकी आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्या समस्या हो सकती है, उनके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, उनका उपचार किया। तो वह उपचार लेकर के हम खजुराहो तक रहे। फिर खजुराहो के बाद खजुराहो ने ही ऐसा माहौल बनाया है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुँचे। फिर अलग अलग कोनों के बाद आप देख रहे हैं, आपके देखते ही देखते कोरोना आया तो कोविड में विदेश जाना थोड़ा सा कम हुआ। देखा कि देश में भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो देश में हमारे पुराने मरीज़ थे जबलपुर के, उन्होंने बुलाया तो वहाँ पर पुराने और मरीज़ भी थे, वो आए तो उन्होंने की शिकायत यही थी कि आप आओ तो फिर रुकना नहीं, आप ये नहीं करना कि 1 महीने की दवा देकर जाओ फिर अगले महीने हमें मिलो ना। अमूमन मरीज़ों की यही शिकायत होती है कि एक बार कोई गया और उसको दवा दे करके आया, दवा काम कर रही है तो वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट नहीं कर पाता था। तो जबलपुर से हमारी इसकी शुरुआत हुई थी कि जबलपुर जब हम 2022 में पहुँचे, 25 मई से लेके 30 मई के बीच में 2022 में कोरोना के जस्ट बाद कैंप लगाया था। वहाँ पर एक मरीज़ का उपचार करने पहुँचे थे। वहाँ पर मरीज़ आए तो उनकी शिकायत का समाधान करने के लिए हमने जुलाई से हर महीने के पहले 3 तारीख को जाते थे, फिर 3 के बाद धीरे धीरे 5-6-7 हो गया, 5-6-7 के बाद अब 8 तारीख को हर महीने जबलपुर जाते हैं। जबलपुर में जब मरीजों को देखने जाते थे, आपने शुरुआत जबलपुर से की? हाँ, जबलपुर से शुरुआत की। नर्मदा मैया का ऐसा कृपा रहा, ऐसा आशीर्वाद रहा कि खजुराहो के बाद विदेश तो खूब गया, विदेशों में सेंटर चल रहे थे, सब कुछ था, लेकिन भारत में जो विस्तार दिया तो मध्य प्रदेश में जो विस्तार दिया वो जबलपुर से शुरुआत है। संस्कारधानी से, संस्कारधानी में हर महीने प्रवास हुआ। फिर हर महीने प्रवास के बाद वहाँ रायपुर के कुछ मरीज आए, तो रायपुर के मरीज आए तो रायपुर, जगदलपुर तरफ के बहुत मरीज आते थे, तो रायपुर चालू किया। रायपुर चालू करने के बाद क्या होने लगा था कि अब रायपुर से चल कर के लोग इधर आते थे, रायपुर हमारे लिए लंबा हो जाता था, तो रायपुर और छतरपुर के बीच में क्या प्रयोग लगे। तो हमारे पूर्व प्रचारक हैं एक माधवानी जी, ईश्वरचंद माधवानी जी, जो संन्यास के बाद स्वामी परमात्मानंद गिरी कहलाते हैं। उनका निवेदन था कि आप पेंड्रा आइए। कंछेदी लाल जी का एक वचन पड़ा हुआ है, वो चाहते थे कि हम आश्रम में सेवाएं दें, तो आप रायपुर तक चले जाते हैं, पेंड्रा नहीं आते, तो पेंड्रा आप हो करके जाएंगे। पेंड्रा आए तो फिर पेंड्रा हमारा
रायपुर के बाद दूसरा गढ़ बना। फिर रायपुर लंबा पड़ने लगा था, तो रायपुर के मरीज पेंड्रा आ सकते थे, जबलपुर में जो नहीं आ पाते, तो पेंड्रा हमने केंद्र बनाया कि छत्तीसगढ़ का एक केंद्र पेंड्रा से आने में क्या है, पूरा लंबा दूरी हो जाती थी, 8 घंटे 9 घंटे की यात्रा होती थी। तो एक पड़ाव और बनाया, रीवा तरफ के मरीज आते थे राजनगर तक, जबलपुर जाते थे। तो रीवा बघेलखंड का बहुत अच्छा बहुत सरल लोग हैं वहाँ के, बहुत केयरिंग नेचर के लोग हैं। कहा जाता है रीवा को पुरानी राजधानी मध्य प्रदेश की। तो रीवा एक अपने आप में अद्भुत संपन्न प्रदेश है, तो क्षेत्र है रीवा में। वहाँ से पेंड्रा और छतरपुर के बीच में एक मध्य स्पॉट जो हो सकता है, तो रीवा शुरू कर दिया। करते करते ऐसे ही था, राजनगर में भीड़ बढ़ने लगी थी, तो राजनगर में भी भीड़ बढ़ने लगी, तो सक्रिय गलियाँ होती थी। क्लिनिक हमारी खजुराहो की आपने देखा, पुरानी वाली जो क्लिनिक है, तो वो 9x12 के स्पेस में हम कितने मरीज़ देखते। तो फिर घर में ही विस्तार दिया कि घर में क्लिनिक चलेगी। तो घर में क्लिनिक के बाद क्या हुआ, वहाँ सक्रिय रास्ताओं से छतरपुर वगैरह से, महोबा से लोग आते थे, तो कहते थे हमारी गाड़ी जितनी बार यहाँ आओ डॉक्टर साहब, तो आपकी फ़ीस तो ठीक है, हमारी गाड़ी को इतनी चोट लग जाती है तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है, अब आप छतरपुर आ जाओ। तो छतरपुर के बहुत परिचित मित्र हैं, मित्र मंडली में गुप्ता जी लोग थे, वकील साहब लोग थे। तो वो आए 1-2 बार, तो उन्होंने कहा, निवेदन किया, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो छतरपुर फिर शुरू कर दिया। तो छतरपुर में अब नियमित एक OPD है। खजुराहो पापा जी का प्लेस था, तो पापा जी के प्लेस को भी विस्तार दिया। जबलपुर में भी क्या हुआ कि नरसिंहपुर सिवनी तरफ के मरीज़ बढ़ने लगे थे, तेंदुखेड़ा, गाडरवाला, गोटेगांव, इस तरफ का मरीज़ बढ़ने लगा था। तो जबलपुर से एक विस्तार दे करके एक पार्टीशन कर दिया, तो नरसिंहपुर। तो एक दिन नरसिंहपुर, एक दिन जबलपुर, एक दिन पेंड्रा, 2 दिन रीवा, 3 दिन छतरपुर और बाकी 3 दिन खजुराहो। ऐसा करके पूरा डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर का प्रकल्प आज चल रहा है। 1 महीने का पूरा आपका जो ये इतना व्यस्त शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि लगातार खजुराहो राजनगर में भी समय देना, छतरपुर में भी समय देना और इन अन्य जगहों में भी जाना, तो कितने दिन बैठते हैं आप वहाँ पर? सभी जगह की तारीखें तय हैं। 8 और 9 जैसे हम रखते हैं जबलपुर का, 6 तारीख रखते हैं नरसिंहपुर का, 15, 16 और 30 तारीख हर माह की छतरपुर रखते हैं, 23 तारीख को पेंड्रा रहती है, 25, 26 को हम रीवा में रहते हैं। तो इसके बीच में जो दिन निकाले हैं, तो वो दिन कुछ विश्राम के भी हैं, क्योंकि खुद के लिए भी समय चाहिए, परिवार के लिए भी समय चाहिए। तो मेरा पापा का हमेशा उद्देश्य था कि वो परिवार को प्रधानता देते थे। हमारा भी वही है कि परिवार को भरपूर समय मिलना चाहिए। महीने में 12 दिन 15 दिन हम काम करते हैं। दवाएं भी बनाना पड़ती हैं, दवाओं का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। मरीजों के कॉल आते हैं कई बार इमरजेंसी, तो उनको भी बैलेंस करना पड़ता है। विदेशी जो मरीज़ हैं आप देखते आए हैं, तो विदेशी मरीजों को भी समय देना पड़ता है। तो 15 दिन हमारी यात्राएं रहती हैं और 15 दिन का मैं अपने लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए समय निकाल के चलता हूँ। उसमें मैनेज होता रहता है। वैसे कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब आप 1 दिन के लिए जाते होंगे वहाँ पे या 2 दिन के लिए जाते होंगे, तो जो आपके मरीज़ हैं उनकी संख्या भी बहुत होती होगी। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे मैनेज करते होंगे? ये आपके पास मरीज़ ज़्यादा है, समय कम है। ये तो है कि एक OPD में जब हम बैठते हैं तो 70 मरीज़, 80 मरीज़, 100 मरीज़ सुबह 10 बजे से 9 बजे से शुरू किया तो शाम को 5-6 बजते हैं। एक समय ऐसा लगने लगा था, थकान आने लगी, तो ये चीज़ तो बड़ा प्रैक्टिकल मैंने भी महसूस किया कि जब अब मरीज़ को आराम मिलता है, मरीज़ को दवा से ज़्यादा कई बार डॉक्टर की सानिध्य उसको बहुत हेल्प करता है। तो मैंने डॉक्टर लगाए, अपने सहायक डॉक्टर लगाए। डॉक्टर रीना जी हैं, हमें जबलपुर में असिस्ट करती हैं, रीवा में असिस्ट करती हैं। डॉक्टर रुचि हमें खजुराहो में, छतरपुर में असिस्ट करती हैं, तो वो सहयोग करती हैं। उनसे बहुत सहयोग मिल जाता है। जो नए मरीज़ होते हैं उनको सानिध्य मिल जाता है, उनको ट्रीटमेंट की गाइडलाइन पता चल जाती है। जहाँ कुछ ऊपर नीचे होता है तो वहाँ हम सहयोग कर देते हैं। इसके बावजूद भी मरीज़ की जिज्ञासा ये रहती है कि सभी को डॉक्टर पाठक से मिलना है, डॉक्टर राघव पाठक से मिलना है। तो उस स्थिति में थकान आती है। एक बार की बात यही है कि थकान आना का जब मतलब होता है तो डॉक्टर अपना फिर आनंद खोजता है कि हमें आनंद कैसे मिलेगा, हम अपने आप को सुकून कैसे मिलेगा। तो कई बार बहुत थकान और तनाव का वातावरण निर्मित हुआ था, रास्ता गलत ना चली जाए। तो फिर आध्यात्मिकता को मैंने अपने जीवन में स्थान दिया। आध्यात्मिकता क्या है कि सरल रहो।
भाई जब हम मरीज़ देखते हैं तो मरीज़ को प्रसन्न डॉक्टर चाहिए, मरीज़ को तनाव वाला चिड़चिड़ा डॉक्टर नहीं चाहिए, मरीज़ को थका हुआ नहीं चाहिए। वो अपनी थकान, अपनी पीड़ा, अपना दर्द लेकर के आया है तो उसको मुस्कुराता हुआ डॉक्टर चाहिए। तो आप 70 मरीज़ 80 मरीज़ देखने के बाद डॉक्टर मुस्कुराए। और 1 to 1 जब देखते हैं, फिर देखा हमारे बीच के कई लोग, आध्यात्मिक लोगों को देखा, जो आध्यात्मिक लोग कैसे इतने लोगों को मेंटेन कर रहे हैं, इतने लोगों की ऊर्जा को मेंटेन कर रहे हैं। तो समझ में आया कि दिनचर्या जब हम अपनी सही कर लेते हैं, नित्य पूजा पाठ ध्यान, जो हमारी पूजा पद्धतियाँ हैं, रीति रिवाज है, योग है, मेडिटेशन में बहुत हेल्प है। लेकिन जैसे होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है जी कि ये लंबा प्रोसीजर है, जी, मतलब जो शीघ्र लाभ पाने वाली बात है वो नहीं है, वो अंग्रेजी दवाइयों में पाई जाती है। तो क्या ऐसी स्थिति में कभी आपके जो मरीज होते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए कभी अंग्रेजी दवाइयों का भी आप उनको परामर्श देते हैं? देखो भैया, हॉलिस्टिक का मतलब हमारा वही है, समग्र उपचार। हम मरीज़ हमारे पास तकलीफ़ लेकर के आया है, हमें ये पता है कि कौन सी दवा कहाँ काम कर रही है। आज पिताजी का जो अनुभव रहा वो इतना है कि हर किसी भी पैथी के प्रति इग्नोरेंस नहीं है, सहिष्णुता का भाव है, सबका सम्मान है, बट कौन सी चीज़ कहाँ जा कर के नुकसान कर रही है हमको उस पायदान पर जाकर के समझने की ज़रूरत है। एलोपैथी का आधिक्य या एलोपैथी की बिना जानकारी के उनको लगातार देते रहना वो नुकसानदेह है। होम्योपैथी में फास्ट काम करने वाली भी दवाइयाँ हैं, लेकिन लोगों ने उनका परीक्षण नहीं किया। मैं खुद, आपको यकीन ना हो, आप देखें खजुराहो में ये होटल रेडिसन है, उषा बुंदेला था, बुंदेला ग्रुप का जो बुंदेला रिसोर्ट आज कहलाता है, रामाडा था, इनमें मैंने खुद एज ए डॉक्टर इन कॉल काम किया। डॉक्टर इन कॉल का मतलब 5 स्टार होटल्स में आप डॉक्टर इन कॉल काम कर रहे हैं, मतलब आपकी दवाओं में वो तासीर होनी चाहिए जो इमरजेंसी में मरीज़ को ठीक कर सके। तो होम्योपैथी से मैं कंट्रोल करता था कई एक्यूट केसेस, कई ऐसी तकलीफ़ें जो होम्योपैथी से तुरंत कंट्रोल आ जाती हैं, 10 मिनट 15 मिनट में भी काम कर जाती है होम्योपैथी, इतना फास्ट काम करती है। तो उनका प्रयोग मैंने किया है, वो इफ़ेक्टिव हैं, उनको जब मैं देता हूँ तो वो काम करती हैं। लेकिन जहाँ बहुतायत में जिस मरीज़ की आदत ही पड़ चुकी है एलोपैथी की, एकदम से टेंडेंसी नहीं छोड़ा पा रहा, तो उनको रिकमेंड करते हैं कि भाई देखो, मरता क्या ना करता, मरते के समय आप इसको बिल्कुल भी नेग्लिजेंस में मत जाओ। हार्ट की दवाइयाँ, डायबिटीज़ की दवाइयाँ, थायराइड की दवाइयाँ जो एकदम सूट कर रही हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो सूट कर रही हैं, मत बंद करो उनको, तब तक बंद मत करो जब तक हमारी होम्योपैथी की दवा शिफ्ट नहीं हो जाती। दूसरा एक बहुत अच्छा प्रयोग आया हमारे साथ, हमारे होम्योपैथी में एक ट्राइचुरेशन पद्धति कहलाती है। ट्राइचुरेशन मतलब हम लोग घोंटा लगाते हैं, आयुर्वेद में इसको भाव देना बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जब काम करते हैं तो कहे जाते हैं कि औषधि की मात्रा कम हो जाती है और उसके काम करने की, उसकी क्यूरेटिव जो पावर है, आरोग्यकारी जो उसकी क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो उस पद्धति को मैंने आयुर्वेद के साथ यूटिलाइज़ किया। बृहदबात चिंतामणि होम्योपैथी की, आयुर्वेद की इतनी अच्छी दवा है जो वात रोगों पर काम करती है। अमूमन दर्द का भारत में 70% दर्द का कारण, शुरुआती जो दर्द होते हैं, घुटने में दर्द हुआ तो शुरुआती उसका कारण वात ही होता है। बॉडी में थकान आई, थकान में हम लेटे रह गए, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, शरीर जकड़ गया। तो ये कारण आपका भी आर्थराइटिस नहीं है, घुटनों में घिसाव नहीं है, अभी आपका कारण शरीर में वो नहीं है, लेकिन इसने जब शरीर को टाइट कर दिया, बांध दिया, तो वो घुटने क्या होने लगेंगे या जोड़ क्या होने लगेंगे, आपस में रगड़ खाने लगेंगे। हम शुरुआत में ही यदि इसका वातनाशक औषधियों से उपचार कर दें तो वो जकड़न खुल जाएगी, जो जोड़ के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है वो जब दबाव कम हो जाएगा, तो बीमारी बढ़ेगी नहीं। आयुर्वेद की वातनाशक औषधियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। उसके साथ मैंने भाव देने की जो प्रक्रिया थी, जो होम्योपैथी की हमारी फार्मेसी के अंतर्गत जो होम्योपैथी के डॉक्टर होंगे वो जानते होंगे, घोंटा लगाना, ट्राइचुरेट करना, 3x, 1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 12x की पोटेंसी बनाना। तो उस पोटेंसी पर हमने कई एलोपैथिक मेडिसिन का भी प्रयोग किया है, कई होम्योपैथिक मेडिसिन का भी प्रयोग किया है, कई आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी प्रयोग किया है। पापा करते आए हैं, तो उनके उन प्रयोगों को मैंने उपयोग में लाया। आज वो इफेक्टिव है, लोगों पर काम कर रही हैं। देखो 100 में मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि मैं 100 में 100% रिजल्ट देता हूँ, बट 100 में 60% और 70% मरीज सेटिस्फाई हो रहे हैं, आराम पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत। होम्योपैथी में आपका चाहे बीपी हो, शुगर हो या हृदय रोग हो, क्या इनके लिए भी कोई निदान है? बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं भाई साहब। बीपी के लिए हम लोगों की राउल्फिया सरपेंटिना चलती है, आरम मेटालिकम चलती है, क्रेटेगस चलती है, ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छी काम करती हैं जो दवाइयाँ। हार्ट के लिए भी हम लोगों की बहुत अच्छी, एंजिना पेन जिसको बोलते हैं, तो इसमें कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस है। हार्ट के लिए
एक से एक मेडिसिन हम लोगों की हैं जिन पर हम लोग लगातार काम करते हैं। हार्ट के पेन में अमूमन हमको ये समझने की ज़रूरत होती है कि कई बार गैस का दर्द होता है, ऊपर के हिस्से में गैस बनी, उसने हार्ट के ऊपर दबाव दिया, तो गैस्ट्रिक जो दर्द है वो कार्बोवेज हम लोगों की एक मेडिसिन आती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको सब लोगों को याद भी कर लेना चाहिए। कार्बोवेज जो दवा है, शरीर के ऊपर वाले हिस्से में जब दबाव गैस बनती है तो वो हार्ट के ऊपर दबाव देती है, तो हार्ट क्या होने लगता है, चोक होने लगता है, मरीज को लगने लगता है एकदम से कि हमारा हार्ट कंडीशन है जा रहा है। कार्बोवेज दे दी आपने 2 बूंद, एकदम से गैस के बुलबुले को फोड़ देती है। गैस का बुलबुला फूटा नहीं, शरीर को आराम मिल गया। अमूमन कार्बोवेज दवा को कहा जाता है इंसान के लास्ट मोमेंट पर, कोई आपको ये महसूस हो रहा है बिल्कुल इसका अंतिम समय है, उस समय दवा दे दो, काम कर देती है, जिंदा कर लेती है आदमी को। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो कि जो ये कारगर दवाएं जैसे आप बता रहे हैं उनका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो सकता? ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली है कि मॉडर्न चिकित्सा जो है, जिसको हम एलोपैथी के नाम से जानते हैं, इसका प्रचार तंत्र मजबूत रहा, मार्केटिंग इसकी अच्छी हो पाई। होम्योपैथी और आयुर्वेद की अभी मार्केटिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाई। दूसरा स्वरूप ये रहा कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा सिर्फ एक आधिपत्य हो चिकित्सा के क्षेत्र में, तो जो सक्रिय होता है, जैसे एक समूह है वो चाहता है हम दूसरे समूह पर हावी रहें, तो इस प्रकार की मानसिकता एलोपैथी चिकित्सकों में रही है कई बार। तो वो बजाय कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मरीज को आरोग्य देना, कि जो जहाँ इफेक्टिव है, कम से कम नुकसान के साथ काम कर रही हो, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो होम्योपैथी, आयुर्वेद इन कंपैरिजन टू एलोपैथी थोड़ा सा प्रचार तंत्र इसका कमज़ोर रहा, लेकिन पिछले 10-15 सालों में देख रहा हूँ, रामदेव जी हों, हिमालय हो, हिमालय की जगह डाबर हो, बैद्यनाथ हो, बहुत अच्छी आयुर्वेद की कंपनियां जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्रचार में भी सहयोग किया। और अब तो भारत में हमारे मोदी जी आयुष मंत्रालय का सृजन करने के बाद, जब इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल से आज हम काम कर रहे हैं, तो आयुष के ऊपर बहुत काम चल रहा है। होम्योपैथी की हमारी एक से एक कंपनियाँ हैं, SBL है, बीजेन है, लॉर्ड्स है, बायोलॉर्ड साइंस है, LN है, एक से एक कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। प्रचार तंत्र, प्रचार का बहुत बड़ा इफेक्ट है। जैसा कि देखा भी गया है कि जिस तरह से कहा भी जाता है कि अंग्रेजी दवाइयों को लेकर के, खासतौर से कोरोना काल में भी ये बड़ा भ्रम था कि कोरोना अभी दवा कंपनियों की एक बहुत बड़ी देन है, या यूँ कहें कि जो वैक्सीन बनी या अन्य चीज़ें हैं, मार्केटिंग जिस तरीके से की गई, तो लोगों का ये भी कहना है, अफवाह भी कह सकते हैं या हकीकत भी कह सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोरोना जो था वो दवा कंपनियों की एक सोची समझी राजनीति थी? देखो, इस पर एज एक रिस्पॉन्सिबल पद पर भी हूँ भैया, मैं इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ, तो स्टेट प्रेसिडेंट के नाते मुझे बहुत सदा हुआ बोलने की यहाँ पर जरूरत है। आयुष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब रोगी की प्रतिरोधक क्षमता, रोगी की, मरीज की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जब उसका आत्मविश्वास कम होता है, तो कोई भी कीटाणु उसके ऊपर हावी हो जाता है। हम लोगों की इम्यूनिटी वीक रही, इसलिए वायरस का प्रभाव देखा गया। अमूमन मैं अपने एंगल से कहूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत सोच से कहूँ, तो मुझे ये लगा कि वाइटैलिटी का इफेक्ट तो था। उस समय कोई वायरस ऐसा था जिसने इम्पैक्ट जकड़ा, क्योंकि मैं खुद उससे फेस किया। मैं दूसरे की कही बात से ज़्यादा मैं खुद महसूस किया। मैंने, मेरे पत्नी ने, मेरे परिवार ने उस पीड़ा को, उस पेन को फेस किया। अब र्यूमर के दृष्टिकोण से कहा जाए, 20% बीमारी थी, 80% उसका हवा बनाया गया। इससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। 80% लोग डर से मरे हैं, 20% बीमारी का प्रकोप था। 20% का प्रकोप बहुत आसानी से, बहुत नॉमिनल दवाइयों से ठीक हो सकता था, और ठीक भी हुआ। आप देखो ना, भारत में इतनी बड़ी संख्या के बीच में भी अगर आप कैजुअलिटी डालो, जो मृत्यु दर डालो, तो वो बहुत कम है, अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। मतलब हमारे गांव-गांव में फैले हुए चिकित्सकों ने नॉर्मल मेडिसिन के द्वारा उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है। उसका इम्पैक्ट इतना तेज नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी भारत में। रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि अब यहाँ पर लोग कहते हैं जो बहुत ज़्यादा साफ सफाई से रहते हैं वो ज़्यादा मरे, लेकिन जो मिट्टी में खेलने वाले लोग थे उनके साथ कैजुअलिटी कम हुई। तो ये तो बात समझने वाली है ना कि हमारी जो जीवन रक्षा प्रणाली है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप चूँकि चिकित्सा के क्षेत्र में एक आप जिम्मेदार पद पर हैं, सरकार की जन औषधि भी चलती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कारगर क्यों नहीं हो सकी? क्या ये दवा कंपनियों की चाल हो सकती है? दवाइयों का सिलेक्शन, देखो धांधली तो होती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हर जगह हम ये कहें कि CM बैठ जाए, हर जगह हम ये कहें कि PM बैठ जाए,
जहाँ पर जिसकी जिम्मेदारी है, जिस अधिकारी की जिम्मेदारी है, अगर वो अधिकारी अपने कार्य को, अपने दायित्व को नहीं समझेगा तो चूक की संभावना है। मैं आज इतना प्रकल्प चलाता हूँ, मेरे प्रकल्प में 20 से 22 कर्मचारी काम करते हैं हमारे साथ। मुझे ये पता है कि मुझे 21 में नहीं, हर 22वें कर्मचारी तक पहुँच अपनी रखना पड़ती है। मुझे सार्प दृष्टिकोण से देखना पड़ता है कि ये यहाँ पर ऐसा हुआ कि नहीं, मेडिसिन देने वाले फार्मासिस्ट ने उसको पूरी जानकारी दी कि नहीं दी, उसमें जो दवा जब हम बना रहे हैं, जब हम उसको पैक कर रहे हैं, तो उस समय उसकी पूरी डेट देखी, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी कि नहीं देखी, या हम जो इंग्रेडिएंट मरीज़ को दे पा रहे हैं वो साफ़ सुथरा है कि नहीं है, देखना पड़ता है। अमूमन जब बड़े स्केल पर काम होता है तो वहाँ पर चूकें होती हैं। रोड की गुणवत्ता देखो, राजीव गांधी का एक बयान अपन अगर देखें तो वो कहते थे कि केंद्र से, सरकार से चलता जब 2 रुपये है तो वो जब यथार्थ में लगता है तो वो चवन्नी लगती है, चवन्नी भी लग जाए तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, 10 पैसा लगता है। तो ये हकीकत है, चाहे जनौषधि हो, चाहे सरकारी मेडिसिन्स हो, उनके इंग्रेडिएंट में कहीं ना कहीं वह गुणवत्ता नहीं मिलती है जिस गुणवत्ता की ज़रूरत दरकार इंसान को होती है। ये है। क्या आपको नहीं लगता कई बार जो आपके मरीज होते हैं तो उनकी ये शिकायत रहती हो कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी के माध्यम से दवाइयाँ तो खा रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिला जल्दी इनको? ये निर्भर करता है। मैं फिर बोलता हूँ कि मेरी दवाइयाँ 60 से 70% मरीजों को बहुत अच्छा, बहुत फास्ट काम करती है। समय फिर जो लोगों को मानना है वो अवधारणा है। अवधारणा एक बोलते हैं ना, हमें प्रीजुडिस मेंटालिटी हम लोगों के पढ़ाया जाता था तो ये होता था प्रीजुडिस मेंटालिटी। कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति है तो उसके पूर्वाग्रह को पहले तो समाप्त करना। मान लीजिए किसी का सर दर्द हो रहा है उदाहरण के तौर पे, जी, तो वो एक जा कर के 1 रुपये की 5 रुपये की गोली ला करके सर दर्द की दर्द निवारक गोली खाई और 10 मिनट में आराम। तो क्या ऐसा होम्योपैथी में है? मैं बिना मेडिसिन के दर्द को ठीक कर देता हूँ भैया, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना। मरीज मेरे पास आया, तो ये फास्ट रिलीफ चाहिए, फास्ट रिलीफ के लिए दांत में दर्द हो रहा है, होम्योपैथी की कॉफिया, होम्योपैथी की कॉफिया से अच्छी दांत के दर्द की कोई दवा नहीं है। सिर के दर्द के लिए भाई साहब होम्योपैथी की सिनकोना, ऑफिसिनेलिन, नक्सवोमिका, बेलाडोना, और एक्यूट सिर दर्द एकदम से अभी एकदम से उठा है तो एक्ोनाइट से अच्छी कोई दवा नहीं है। शार्प पेन किलर है ये। होम्योपैथी की 3 पेन किलर हम लोग जिनको बोलते हैं, बेलाडोना, एक्ोनाइट और एक ब्रायोनिया, ये 3 दवाएं। 2 तो पेन किलर, ये बिल्कुल बेलाडोना और एक्ोनाइट तो बहुत शार्प पेन किलर है, इतना तेज़ दर्द निवारक का काम करती हैं। लेकिन उनका प्रयोग कहाँ करना है, उनके सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर सिलेक्शन सही हो जाए, बहुत अच्छा काम करती है। कंस्टिट्यूशन समझ में आ जाए मरीज़ की, थोड़ा सा समय लगता है तो कन्विंस करना पड़ रहा है हमको भी। आज जैसे हम जब काम कर रहे हैं तो हम मरीज़ से कई बार ये बोलते हैं कि हम दर्द का इलाज करते हैं आपके प्रारब्ध का नहीं। प्रारब्ध का नहीं मतलब मरीज़ बहुत जल्दबाजी में है, मरीज़ बहुत हुलफुलाहट में है। तो अमूमन हमारे पास जो मरीज़ आता है वो थका हुआ आता है, वो 10 जगह से भटकने के बाद आता है, वो कन्फ्यूज होकर के आता है, भ्रमित होकर के आता है। हम उसके भ्रम का निवारण करके, उसका भ्रम का निदान करके धीरे धीरे उसको प्रोसेस में लाते हैं। टाइम लगता है लेकिन मरीज़ हताश होकर नहीं जाता है अगर उसका विश्वास जुड़ा है। कई मरीज़ तो 3-3 साल से लगातार आते हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं? अगर उनको आराम नहीं मिलता तो, और आराम नहीं मिलता, कई बार 3 महीने आराम नहीं मिला, फिर चौथे महीने उसको आराम मिला, फिर चौथे महीने आराम मिलने के बाद कई बार क्या होता है कि दवा बंद करते ही फिर तकलीफ आती है। तो हम कहते हैं भैया एलोपैथी जैसी तो होम्योपैथी नहीं है ना, आप इसको लगातार खाते भी रहोगे तो आराम तो है ना। एलोपैथी की सुबह शाम आपने डाइक्लोफेनेक जा करके ले ली तो वो आपकी किडनी को, लीवर को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है, उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो होम्योपैथी के साथ, आयुर्वेद के साथ इतना नहीं है। तो होम्योपैथी और अंग्रेजी दवाइयों में जी, अगर पॉकेट के हिसाब से देखा जाए, खर्चे के हिसाब से देखा जाए तो कितना अंतर पाते हैं आप? देखो ये डिपेंड करता है। आज के समय में सस्ता तो कुछ भी नहीं है, सस्ता। और जब हम एक्सपेंसेस 50 प्रकार के जब हमारे साथ चल रहे होते हैं तो हर चीज़ की एक कीमत निर्धारण करना पड़ता है, हमको सारे एक्सपेंसेस कवर करना पड़ता है। एलोपैथी भी सस्ती है, अगर जेनरिक दवाइयों में हम जाएँ बहुत सस्ती हैं, जिस प्रकार से जो मार्केट में जिस रेट पर दिखाई जाती हैं उस रेट में वो नहीं मिलती हैं। कई बार एलोपैथी की दवाइयों में प्रिंट रेट लिखा हुआ है 700 रुपये, उस मेडिसिन की वास्तविक कीमत 7 रुपये है। तो ये इतना बड़ा अंतर है। उसमें कई लोगों के कमीशन जुड़े हैं, कई लोगों के व्यवसाय के मद जुड़े हैं। तो वो 7 रुपये की अगर कंपनी से बन करके निकल रही है तो वो मार्केट तक आते आते उसकी कॉस्ट 70 रुपये नहीं है तो 17 रुपये तो हो ही रही है। अब वो 17 रुपये की दवा मेडिकल स्टोर वाला 250 की बेच रहा है, क्योंकि उसमें अगर डॉक्टर का 200 रुपये का कमीशन है तो उसको बेचना उसकी मजबूरी बन जाती है।
तो इस पर सरकार को थोड़ा सा चिंतन करने की ज़रूरत है। हम होम्योपैथी में अगर काम करते हैं तो होम्योपैथी में भी दवाओं में जो मार्जिन होता है वो डॉक्टर का बेनिफिट भी होता है, उसके साथ लगे हुए कर्मचारियों का भी बेनिफिट होता है, उसके साथ लगे हुए एक स्टाफ का आने जाने के खर्च भी वहन करने पड़ते हैं। सारा एक्सपेंसेस अगर निकाल, आयुर्वेद की दवाएं बहुत महंगी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अगर हम आयुर्वेद की अगर अच्छे से अच्छी भस्मों की तरफ जाते हैं, अच्छे से अच्छे पेटेंट की, आयुर्वेद में जो इंग्रेडिएंट डाला जाता है कॉस्टली होता है, तो कई आयुर्वेद की दवाइयाँ महंगी हैं। होम्योपैथी की अपेक्षाकृत सस्ती है, सबसे सस्ता कहा जाए तो होम्योपैथी कही जाएगी, लेकिन होम्योपैथी भी आज की डेट में तो तुलनात्मक अध्ययन करें तो सभी का रेट लगभग बराबर ही है। आज के समय में अगर आप अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ आपको अंग्रेजी दवाइयाँ मिल जाएंगी जी। आयुष विभाग के द्वारा जो निर्मित औषधालय हैं, आप जाएंगे तो वहाँ आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिल जाएंगी, लेकिन होम्योपैथी की दवाइयाँ हर जगह उपलब्ध क्यों नहीं हैं? उपलब्ध हैं होम्योपैथी की दवाइयाँ, आजकल सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध हैं, लेकिन उस मात्रा में सप्लाई नहीं होती, क्योंकि होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं कहीं ना कहीं उनका उपयोग भी तात्कालिक तौर पर, इमरजेंसी के तौर पर, जहां एक स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, तो होम्योपैथी के आयुष के डॉक्टरों का उपयोग एज ए एलोपैथी के डॉक्टर डिस्पेंसर के रूप में भी किया जाता है, या स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं में लगा दिया जाता है। जैसे बोलते हैं अपने यहाँ सरकारी शिक्षक ईजी अवेलेबल है, तो वोटिंग का चुनाव का समय आया, उसको वहाँ लगा दिया अमले को। तो कई बार होम्योपैथी आयुष के डॉक्टर्स को अगर अलग ड्यूटी लगा दी जाती है तो वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, तो वो अपनी डिमांड, जो औषधियों की जो डिमांड है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो नहीं हो पाता, उनको वो औषधियाँ नहीं मिल पाती। बाकी अवेलेबल हैं अब तो आयुष जो केंद्र हैं, आयुष अस्पताल हैं सरकारी, उनमें उपलब्ध हैं। और देखने वालों को आपका होम्योपैथी के माध्यम से सलाह देना चाहेंगे? जी, मैं सबको यही सलाह दूंगा, अगर होम्योपैथी के माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद और चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर आप सलाह लें, तो पहला सलाह तो यही कि अपनी दिनचर्या को सुधारें। अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे तो आपको औषधियों की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा चीज़, आपकी किचन, आपकी रसोई, आपका जो आहार गृह है, पाकशाला आपकी जो है, जहाँ आप भोजन पकाते हैं, वो सबसे बड़ा आपका मेडिसिन का केंद्र है। राजीव भैया जो कहते थे, हम भी कहते थे, हम भारतीयों की रसोई ही हमारे उपचार शाला है। क्या हमारे यहाँ वो सारे मसाले उपलब्ध हैं जिन मसालों का हम प्रयोग करते आए हैं? क्या हमारी वो खाद्यान्न में जो हम अन्न का प्रयोग कर रहे हैं, जो हम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, क्या वो हमारे उपयोगी हैं कि नहीं हैं? उस पर थोड़ा सा अध्ययन करें। पहली दवा आपका भोजन है, क्योंकि इस शरीर में जो जाएगा वही तो इफेक्ट डालेगा। तो भोजन सिर्फ वो नहीं जो हम भोजन लेके लिए, हाँ, भोजन मानसिक विचारों का भी होता है। हम होम्योपैथी में पापा अक्सर कहा करते थे एक बात, इसको आप लोगों से बहुत खुल के आज ये राजीव भैया के पर निकलना होगा, ये पॉडकास्ट पर, जैसा होगा अन्न वैसा होगा। हाँ, तो ये जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। पापा बोलते थे होम्योपैथी, आयुर्वेद देखती है आपके पेट को। आपका पेट अगर साफ है, जो खाया वो निकल गया और उसका जो पोषक तत्व है वो अंदर चला गया, तो वो आपका आयुर्वेद देखती है आपके पेट को। पेट साफ हो रहा मरीज का कि नहीं, रेचन हो रहा कि नहीं, जो जा रहा अंदर वो बाहर निकल रहा कि नहीं हो रहा। तो मतलब मलमूत्र सही तरीके से निकल रहा है, पसीना सही तरीके से निकल रहा है, शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल रहे हैं, तो आप स्वस्थ हैं। ये आयुर्वेद का तरीका है। एलोपैथी देखती है ब्लड को, आपके ब्लड में कोई ऐसा एक्स्ट्रा पैरासाइट, बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं है। आपके ब्लड की केमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, ब्लड की केमिस्ट्री को देख करके एलोपैथी निदान करती है। और होम्योपैथी निदान करती है आपका मन, आपके मस्तिष्क को देखती है कि आप प्रसन्नचित्त हैं या नहीं। आप प्रसन्नचित्त नहीं हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई विकार है। तो मन की चिकित्सा होम्योपैथी से, पेट की चिकित्सा मतलब आयुर्वेद से, और रक्त की चिकित्सा एलोपैथी से। मतलब पेट का विकार आयुर्वेद, मन का विकार होम्योपैथी, और रक्त का विकार एलोपैथी। इन तीन चीज़ों को जिसने समझ लिया वो एक समग्र चिकित्सक बन जाता है। तो होलिस्टिक क्योर में हम लोग तीनों को देख रहे हैं, मन भी देखते हैं, पेट भी देखते हैं, और रक्त भी देखते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज आपके माध्यम से हमें भी काफ़ी कुछ सीखने और जानने का अवसर मिला। और आप सभी के बीच हम डॉक्टर राघव पाठक जी को, ये हमारा पहला आज सेटिंग हुआ है जो कोई होम्योपैथी को लेकर के था। ये चूँकि बहुत अच्छे योग चिकित्सक भी हैं, ये बहुत अच्छे और अन्य कई चीज़ों को लेकर के भी इनके जो भाव होते हैं या वृत्तांत होते हैं बड़े लाभकारी होते हैं। अब हमारी इनके साथ एक लंबी यात्रा भी होने वाली है। उस यात्रा के माध्यम से हम यात्रा वृत्तांत
और कुछ हमारे जो भारत के महत्वपूर्ण स्थल हैं उनका पुरातात्विक महत्व, या यूँ कहें कि उन स्थलों के बारे में एक अनोखी जानकारी अपने तरीके से प्रस्तुत करने का भी इनका एक अपना अलग तरीका है। हम लगातार डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ जुड़े रहेंगे और आने वाले समय में आपको डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ यह चर्चा हमारी जारी रहेगी और कई विभिन्न मुद्दों के साथ हम आपके बीच आएंगे। आप हमको फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ जब भी हमारी कोई वार्ता आपके समक्ष आती है तो आप ज़रूर देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको नई बात मिलेगी, नया कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने का भी अवसर मिलेगा और घर बैठे कई चीज़ों को देखने और समझने का भी अवसर हम प्रदान करेंगे आने वाले समय में। तब तक के लिए मैं डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ खजुराहो से अधिमान्य पत्रकार राजीव शुक्ला, शिखा न्यूज़ चैनल के लिए हमारे राजीव भैया को हम बहुत, जो लोग भी इनके दर्शक हैं, इनके जानने वाले हैं, इनके परिचित हैं, वे बहुत बारीकी से बात बोल रहा हूँ। ये जैसा इनका स्वभाव में बोला, ये ख़त्म कर रहे हैं हम पॉडकास्ट, लेकिन उसके पहले बहुत बढ़िया बात जो है, मन जो इनका है वो उतना ही स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है। हम इनको प्रेम से लड्डू गोपाल बोलते हैं हमारे। तो लड्डू गोपाल जी जैसे होता है ना कि हम उनकी पूजा जो करते हैं अपन, जो तो उनको क्या चाहिए, 2 वक्त आप उनके पास बैठ जाओ तो ये नाराज़ नहीं होते। इनकी खूबसूरत बात कई बार समझ में आई लोगों को। अमूमन सबके अंदर कोई ना कोई एक छोटा छोटा एक विकार होता है, एक सेल्फ सेंट्रलाइज ईगो होता है। इनके अंदर वो ईगो नहीं मिलता, तो सहज है, सरल है। आप लोग जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं, दर्शक हैं, उनको महसूस भी होता होगा। तो बिल्कुल ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें के साथ। और आने वाले दिनों में हम डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ बहुत कुछ आपके सामने रहने वाले हैं। हो सकता है आपके लिए अकल्पनीय होगा और उस कल्पना को साकार देंगे इस चैनल के माध्यम से। आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहें। तब तक के लिए सादर नमस्कार।